साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम डीबीटी जेआरएफ को लेकर और कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर अपना सेशन हमने स्टार्ट किया था। तो जहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपसे आशा भी की जाती है अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाएँगे, तो वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, राइट? तो उसी संदर्भ में यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ 2020 के क्वेश्चन्स को हम डील कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो आपके लिए आज यहाँ पे क्वेश्चन्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th इस एग्ज़ाम में पूछा गया, जो कि पार्ट फर्स्ट में पूछा गया था कि समवन टेल्स यू दैट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन आपको -2 दिया गया है, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है पीएच जो कि बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम पीएच को समझ लेते हैं और फिर आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? तो पीएच क्या होता है? जैसा कि आपको नॉर्मल ये आपको एनसीईआरटी की बुक में आराम से देखने को मिल जाएगा या कोई भी आपकी जो बेसिक बुक्स होगी या कोई मेडिकल स्टूडेंट्स की बुक या आईआईटी की जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं या कुछ भी इवन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बेसिक यहाँ से हम समझ लेते हैं कि पीएच क्या होता है? पीएच एक सॉल्यूशन का होता है जो डिफाइंड कैसे डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो पीएच का जो एक एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको सीधा सा समझा देता हूँ। ये आपने बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जिसमें ब्रांसटेड लोरी का कॉन्सेप्ट था और आरेनियस का कॉन्सेप्ट था। तो इस तरीके से एक पूरा चीजें था, आराम से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बेसिकली जो H प्लस वाले होते हैं वो एसिड होते हैं, OH माइनस वाले जो होते हैं वो बेस होते हैं। तो इसकी जो -log 10 की जो पावर होती है वो आपका पीएच डिफाइन करता है। ये इसका फॉर्मूला बनता है या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, राइट। तो पीएच जो होता है वो यहाँ पे इस तरीके से होता है और आपका जो पीओएच कंसंट्रेशन होता है उसको भी आप सिमिलरली लिख सकते हैं -log OH माइनस पावर माइनस, राइट। तो यहाँ पर एक आपका पीएच स्केल होता है। इट इज अ रेंज ऑफ एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन, मतलब कि ये किस रेंज में वो आपका एसिडिक होगा, किस रेंज में ये बेसिक होगा। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा चार्ट बेसिक में आराम से लगा है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइडियली जो आपका केल्विन में जब हम जाते हैं तो इसको 298 केल्विन बोला जाता है, जो आइडियली लेते हैं हम टेम्परेचर को डिनोट करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप डिग्री सेल्सियस में करिए या तो आप केल्विन में करिए, राइट। तो यहाँ पर जो हमने इसको मेज़र करते हैं वो केल्विन में करते हैं, इसको याद रखिएगा। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो 298 केल्विन पर जो इसकी रेंज होती है वो यहाँ पर 0 10 की पावर 0 मोल से -14 मोल तक होती है। इसी तरीके जो आपका पीएच होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि 7 पीएच जो होता है ये आपका न्यूट्रल पीएच होता है। और पीएच की जब बात आएगी तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको जहाँ-जहाँ पर किसी भी चीज़ का पीएच मिले, और कुछ पीएच मैंने आपको रटवाया हुआ है जो अगर आप मेरे इस लेक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि आपका यूरिन का पीएच क्या है, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं, ये आप खुद आंसर करेंगे, ठीक है? यूरिन का पीएच क्या होता है? इसके अलावा आपका पेप्सिन का पीएच क्या होता है? या बहुत सारे एंजाइम्स जो काम करते हैं उनका पीएच क्या होता है? ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में आपका ब्लड का पीएच क्या है, ठीक है? तो ये तो कुछ बेसिक्स हो गए जो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर 7 जो पीएच होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, इसके आगे जो होते हैं वो आपका बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, और इसके बिलो जब आप जाते हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जैसे कि आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 है तो पीएच 1 हो जाता है। तो ये हालाँकि मैथमेटिकल जब आप सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये वहीं का कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना याद रखना है कि 10 की पावर माइनस में जब दिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आके ये सारी वैल्यूज़ इस तरीके से होती जाती हैं, राइट? तो ये आपका 14 तक का सीरीज़ चलता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच 7 होगा, एसिडिक के लिए बिलो 7 होगा और बेसिक के लिए ग्रेटर दैन 7 होता है। और अगर आप यहाँ पे आयोनाइज़ेशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर निकालते हैं जिसको केडब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 10 की पावर -14 आती है। बेसिक केमिस्ट्री है, ठीक है? आराम से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपसे कभी केडब्ल्यू पूछा जाएगा तो पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो आपका 14 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? और हमने जो यहाँ पे सीख कर जाएँगे कि हम कितने केल्विन पे ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 298 केल्विन पर कर रहे हैं, राइट? तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, हमने पीएच को समझ लिया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि समवन टेल्स यू दैट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज -2। तो कहने का मतलब है कि अभी आपने देखा कि पीएच क्या था? पीएच जो था वो -log
H प्लस की कंसंट्रेशन थी, यानी कि अगर यहाँ पर अगर हम इस चार्ट को देखते हैं सपोज़ दैट, तो 10 की पावर -2 था, तो यानी कि pH 2 हो गया, राइट? तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर करें, 10 की पावर -2 था और ये माइनस लॉग था, तो जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 log 10 आता है, राइट? और log 10 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है, इस वजह से इसका पीएच जो आता है वो 2 आता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमको -2 पीएच दे दिया है, ठीक है? अगर हमको -2 पीएच दे दिया है और हमसे कह रहे हैं कि आप कंसंट्रेशन बताइए, तो ये -2 कब आया होगा? जब ये वैल्यू पॉज़िटिव रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात आप समझिए यहाँ पर। जैसे कि आप इस चार्ट को यहाँ पे देखेंगे, तो ये वैल्यू कंसंट्रेशन जब ये माइनस में है, तब ये पीएच आपका पॉज़िटिव आया। अगर ये कॉमन सेंस की बात है, अगर अब ये पीएच अगर माइनस में आ रहा है, तो ये यानी कि प्लस में रहा होगा। समझ रहे हैं? तो बस हम इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, बहुत डिटेल में हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं। तो यानी कि जब आपका पीएच -2 है, तो जो उसकी कंसंट्रेशन अगर हमको लिखनी होगी, तो हम 10 की पावर -2 नहीं, 10 की पावर 2 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100 मोल इसका आ जाएगा, यानी 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100 कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो आपको फ़ाल्स स्टेटमेंट यहाँ पे देखना था, तो जब आप यहाँ पे फ़ाल्स स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन 100 मोल आ सकता है, ये आपका ट्रू हो गया। इसके बाद आप बहुत सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तीसरा स्टेटमेंट तो दिया गया है, सच ए वैल्यू ऑफ पीएच इज़ ए पॉसिबल इन द थ्योरी। तो ये बात सही है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, थ्योरी के रूप में तो पॉसिबल है ना, मैथमेटिकल डेरिवेशन करके ऐसी वैल्यू लाई जा सकती है, जो कि हमने यहाँ पे देखा, अगर कंसंट्रेशन 100 मोल आएगा, तब ये वैल्यू जो होगी वो -2 होगी, तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सच ए वैल्यू ऑफ पीएच इज अनलाइकली टू अकर इन द प्रैक्टिस, तो ये भी बात ट्रू है, क्योंकि जब हमने इस चार्ट को देखा, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है ना आइडली, 0 से लेकर 14 तक पीएच है, माइनस में तो वैल्यू नहीं है। तो यानी कि ये बात भी सही है, तो गलत क्या दिया गया है? गलत आपका ये दिया गया है कि सच ए वैल्यू ऑफ पीएच इम्पॉसिबल इवन इन द थ्योरी, ऐसा नहीं है। थ्योरी में तो हमको ये मिल ही रही है कि आप इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो हो जाएगा, ये इसका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका फ़ाल्स हो जाएगा और ये कंसंट्रेशन जो होगी, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या सीखा? पीएच की बेसिक नॉलेज आज हमने समझ ली, माइनस लॉग एच प्लस हमने समझ लिया। अगर आपको जब भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो आप पीएच फाइंड आउट कर लोगे। पीएच कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे ट्रेस किया गया, वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया था, राइट? फिर यहाँ पर जो होगा कि आपको जो नेक्स्ट यहाँ पर देखना है, पीएच हो गया, एसिड और बेस की स्टोरी हमने यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है? पीएच कितने पर हम देखते हैं, 298 केल्विन पर ये सारी स्टोरी थी। न्यूट्रल पीएच और बाकी ये आपका होमवर्क है, किसका क्या पीएच होता है, ये आज से ही आप एक चार्ट बना लीजिएगा और इसको याद करना शुरू कर दीजिएगा, राइट? तो ये क्वेश्चन आपका आराम से लगने वाला था, जो हमने बेसिक चीज़ों को समझा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, जो कि बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। हालाँकि डीएनए रेप्लिकेशन का ये क्वेश्चन है और कुछ बच्चों का ये हमारा क कमेंट सेक्शन में था कि एक ही चीज़ों को पढ़ाते हुए चलें, उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कहने का मतलब है कि वो हम डिटेल में साइमल्टेनियसली, तो मैं अलग-अलग टॉपिक्स को आपको पढ़ा ही रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने सेल सिग्नलिंग कंप्लीट कर दी, इम्यूनोलॉजी कर दिया, ठीक है? इसके अलावा बायो मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ठीक है? बट आप इस चीज़ को भी ऐसे भी करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके जो कहीं-कहीं पर जो गलतियाँ होती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। जैसे सपोज़ दैट आप कोई टॉपिक उठाया, आपने जेनेटिक्स उठाया या आपने रेप्लिकेशन उठाया, राइट? तो आप कोई गाइड को फ़ॉलो कर रहे हैं, मतलब कोई बुक है, क्वेश्चन बैंक है, आपने उसके 50 क्वेश्चन लाइन से लगा लिए और आपके लगभग लग गए। लेकिन जब आप कभी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो शायद आपके उतने क्वेश्चंस नहीं लग पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हेडिंग डाल के क्वेश्चन दिया जाएगा कि रेप्लिकेशन के 5 क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन दिया जाएगा और सामने ही आपको टूल्स टेक्निक पे स्विच करा देगा। समझ रहे हैं? तो ये जो स्विच वाली मैकेनिज़्म होती है, इसको आपको डेवलप करना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग स्थिर है, कि वहाँ पर तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये क्वेश्चन आपको एक कह कह दिया और उसके बाद आपको रेप्लिकेशन दे देगा, फिर उसके बाद जेनेटिक्स का क्वेश्चन दे देगा। तो ऐसे भी चीज़ों को सॉल्व करिए, तभी चीज़ें जो होगी वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, राइट? तो इसी वजह से मैं यहाँ पे मिक्सचर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और अभी मैं ऐसे क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ जिसको मैं साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा और आपको कोई समस्या नहीं होगी। राइट, आराम से उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, वो आपका एकदम से तैयार हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे
दूसरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिक था। लाइगेज जो होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली जब आपके डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। बेसिकली ये क्या करता है, फॉर्म करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बिटवीन एडिसेंट न्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए की जो होती है ये आपकी बेसिक यूनिट कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड एंड कोवैलेंटली लिंक करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी हो रही है, कोवेलेंटली हो रही है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लिंक करता है टू फ्रेगमेंट ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को, फ्रेगमेंट को। चूंकि ये किसी चीज को जोड़ रहा है तो एनर्जी डिपेंडेंट है, इसको अपना कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। द एंजाइम यूज्ड मोस्ट ऑफन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो यूज करते हैं वो T4 डीएनए लाइगेज होता है, जो कि फेज से आइसोलेट करते हैं। ये आपको फिगर देखने को मिल जाएगा। डीएनए का ये मॉलिक्यूल है, इस 2 मॉलिक्यूल को जोड़ना होगा, मतलब ये फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट ये है और एक फ्रेगमेंट ये है, इसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए लाइगेज होता है। और चूंकि ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है तो इसकी एनर्जी कहाँ से आती है, ये एटीपी से एनर्जी लेता है। लेकिन जब आप बैक्टीरिया का केस पढ़ते हैं, ये भी याद रखिएगा, वहां पर जो इसको एनर्जी मिलती है वो NAD+ के फॉर्म में मिलती है। वहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स होता है वो एटीपी नहीं होता है, NAD+ होता है। तो इतनी बातें याद रखेंगे। इसके बाद पॉलीमरेज़ तो ये आपका बेसिक एंजाइम है जो आपको चाहिए ही चाहिए। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज़, जो कि कैसे सिंथेसिस करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन सिंथेसिस करेगा। ये आपको मैंने हज़ार बार बताया है। ठीक है? तो इसको भी आप याद रखेंगे। और यूजुअली जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है वो डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट किया जाता है। ठीक है? और ये आपका जब आप बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो मेन काम करता है वो पॉलीमरेज़ थर्ड होता है। ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बाकी समय आने पर मैं आपको बता दूँगा। बाकी अगर आपको बेसिक इसकी नॉलेज है तो ये चीज़ें आप समझ लेंगे। इसके बाद जो आपका हेलिकेज़ होता है, उसकी अगर हम बात करें तो हेलिकेज़ जो होता है ये आपका अनवाइंडिंग करने का काम आता है, जो कि डबल हेलिकल पैरेंटल मॉलिक्यूल को करता है, जो कि हेलिकेज़ होता है, जो कि आपका एटीपी डिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो जाती है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। तो लाइगेज जो होता है उसको भी आपको एटीपी चाहिए होता है, और हेलिकेज जो होता है इसको भी आपको एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। राइट। बाकी हम इसके डिटेल के बारे में और समझेंगे। तो यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन, तो ऑब्वियस सी बात है सभी यहाँ पर जो है वो क्रिटिकल हैं। हेलिकेज अगर नहीं होगा तो डीएनए आपका खुलेगा नहीं, लाइगेज नहीं होगा तो वो जुड़ेगा नहीं, और पॉलीमरेज़ नहीं होगा तो वो क्या होगा, सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, लाइगेज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हेलिकेज़ का भी याद रखिएगा, राइट? कि आपका एटीपी डिपेंडेंट होता है, इसको एम्प्टी एनर्जी के लिए किसको चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे लिटिल बिट मुझे थोड़ा-सा ध्यान आ रहा है कि शायद हेलिकेज़ के केस में भी जो बैक्टीरिया का केस होता है, वहाँ पर NAD+ चाहिए होता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा-सा मैं सॉर्ट आउट करके आपको बता दूँगा। ठीक है? बट आपका एनर्जी डिपेंडेंट ये होते हैं, एटीपी इनको चाहिए होता है। ठीक है? तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन लाइगेज़ को लेके एक और क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा गया। तो ये कितना इम्पोर्टेंट था, तो रोल ऑफ द डीएनए लाइगेज इन द डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करता है। तो अभी जो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है? कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक आपको मिल जाएगा किसी भी बुक्स में आप पढ़ेंगे, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी पाथफाइंडर की, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई एनसीईआरटी बुक होगी, तो वहाँ पर भी ये लाइन लिखी हुई है लाइगेज़ के बारे में कि ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यही ऑप्शन में दिया है, फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 3 प्राइम ओएच ऑफ एन 1 ओकाजाकी फ्रेगमेंट और नेक्स्ट इन द लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये तो आगे की बात है, बट कुल मिला के अगर आप एक चीज़ को यहाँ पे पकड़ेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं लगे हाथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारे शुगर जो होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग आपका सुक्रोज़ होता है, ठीक है? और मैंने एक और भी ये नाम आपको बताया हुआ है, जो कि कॉमनली आपसे नहीं पूछा जाता है, बट लेकिन जब भी वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो वो आपसे क्या पूछेंगे, ऑप्शन में दिया होगा ट्री हेलोस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है जो कि आपको याद रखना है। ये आपका क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है? तो यहाँ पे सुक्रोज ऑप्शन में दिया था तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रक्टोज क्या है, राइबोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है, इसकी जो कॉमन बातें हैं वो आप कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है? अब यहाँ पे इसी तरीके से कार्य चलेगा कि आपसे भी कार्य कराना पड़ेगा, ठीक है? तो आप राइबोज़ के बारे में क्या जानते हैं, उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, एट लीस्ट 5 पॉइंट्स लिखिएगा या 4 पॉइंट्स लिखिएगा, ठीक है? फ्रक्टोज़ आपने कहाँ-कहाँ पढ़ा है और गैलेक्टोज़ आपने कहाँ-कहाँ पढ़ा है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट ट्रू? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट जो आप बेसिक पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, प्रोकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इसके अलावा यूकैरियोट आइदर मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ये भी बात आपका सही है। एंड प्रोकैरियोट जो होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, और क्या गड़बड़ कर दिया है, यूकैरियोटिक सेल्स आर इवोल्यूशनली मोर एंशिएंट देन प्रोकैरियोट। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ये आप जब आप इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। ये आपका सिंपल सा है कि कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले फ्री एटम्स के मॉलिक्यूल बने, फिर आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ठीक है? उसके बाद यूबॉन्ड्स बनते हैं, फिर प्रोकैरियोट और फिर यूकैरियोट्स आए, ठीक है? और प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन यही होती है कि विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस था, और यहाँ पर न्यूक्लियस था। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले कौन आया? प्रोकैरियोट्स आए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया है कि यूकैरियोटिक सेल्स आर इवोल्यूशनली मोर एंशिएंट देन प्रोकैरियोट। तो ये बात जो है वो गलत है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा जो आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लोरीन इज ए साइन इज द एटॉमिक वेट इसका 35.5 होता है, ये क्यों होता है? तो ये जो होता है, ये जब आप एवरेज एटॉमिक वेट जब आप देखते हैं किसी चीज का, तो ये आपका एक्सप्लेनेशंस लगा हुआ है। बेसिकली जो उनके आइसोटोप्स होते हैं उनकी वजह से ये एटॉमिक मास आता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो आप जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनकी एबंडेंसी कितनी है, मान लीजिए कि 35 और 37, ये दो आइसोटोप होते हैं क्लोरीन का, आगे से याद रखिएगा। हो सकता है पूछ लें कि क्लोरीन का कितने आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा था कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनके सेम एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उनके डिफरेंट मासेस होते हैं, ठीक है? और इस तरीके से आपको आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है? ये केमिस्ट्री के जनरल टर्म्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आइसोटोन, ठीक है? ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे आइसोटोप्स जो होते हैं, जैसे कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया, उसी तरीके से ये आपका क्लोरीन का केस है जहाँ पे 35 और 37 है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसकी वजह से ही जो होते हैं, इनके एटॉमिक वेट्स की डिफरेंट होते हैं, तो बहुत डिटेल में वो आपसे नहीं जाएँगे। तो बेसिकली इस सारे खेल में जो खेल होता है वो आइसोटोप का होता है। प्रेजेंस ऑफ द आइसोटोप्स की वजह से ये आपका एटॉमिक वेट आता है। ठीक है? तो ये हम इस तरीके से वो कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको उसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 35 इसका है, कितने परसेंटेज में रहता है? तो 3 रेशियो में पाया जाता है, तो 35 इंटू 3 हो जाएगा। 37 आपका 1 है। डिवाइड आप किससे करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला दिया रहेगा, दोनों को आप जोड़ देंगे, 3 प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और इस तरीके से जब आप इसको डिवाइड करके जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 35.5 मिलेगी। तो बेसिक है, करने का कर भी सकते थे, छोड़ने का छोड़ भी सकते थे। बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो इस पे कमांड बना लीजिए, राइट? फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि एक स्टूडेंट है जिसने ऐड किया है 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इंस्टीड ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू डाइजेस्ट हिज प्यूरिफाइड प्लाज्मिड डीएनए सैंपल। तो अब उसको, अगर वो उसको रन कर रहा है एगारोस जेल पे, तो उसको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है? तो कुल मिला के क्या है कि प्लाज़्मिड का डीएनए था, ठीक है? तो उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करना था, लेकिन उसने एक्सोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी गलत चीज़ को इस्तेमाल किया है जो उसके लिए स्पेसिफिक था, तो आपको क्या होगा? कोई भी डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, नो डाइजेशन ऑफ द प्लाज़्मिड डीएनए। मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है कि जैसे उन्होंने कहा है कि प्लाज़्मिड डीएनए विल बी डाइजेस्टेड सिमिलर टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऐसा थोड़े हो जाएगा। अगर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करना था, तो अगर उसने एक्सोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दिया है तो नहीं होगा ये कार्य, राइट? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्री न्यूक्लियोटाइड फॉर्म द 5 प्राइम एंड या बोथ एंड, तो ऐसा थोड़ा है कि वो किसी एक जगह पे काम करेगा, दूसरी जगह पे नहीं करेगा। मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर काम ए करता है और आपने उसकी जगह ए को ना इस्तेमाल करके अगर आपने बी किया है जो वो कार्य नहीं कर सकता है, तो ये थोड़े हो जाएगा कार्य। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन था, वो स्टूडेंट ने क्या किया है, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस को ऐड कर दिया है इंस्टेड ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू डाइजेस्ट हिज प्यूरिफाइड प्लाज्मिड डीएनए सैंपल। तो जब अगर वो एगारोस जेल पे चलाएगा तो क्या होगा? बाकी आगे से एक क्वेश्चन और भी आपको ध्यान रखना
रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज़्मिड डीएनए को आप कौन से जेल पे रन कराएँगे, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है डीएनए के लिए हम एगारोस करते हैं, बाकी प्रोटीन के लिए हम पेज वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये भी हमने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी था जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, इफ न्यूरॉन दैट प्रोड्यूस द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन कुड बी जनरेटेड फ्रॉम द स्टेम सेल से आप जनरेट कर रहे हैं, तो क्या आपको देखने को मिलेगा? किसको आप ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट सफरिंग विथ? तो कहने का मतलब है ये आपका 3 चीज़ था, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि पार्किंसन डिज़ीज़ होता है, अल्जाइमर होता है, पार्किंसन में आपका न्यूरोट्रांसमीटर आपका डोपामाइन कम हो जाता है, ठीक है? एसिटिलकोलिन में आपका सॉरी अल्ज़ाइमर में आपका एसिटिलकोलिन कम हो जाता है, तो ए को ए से जोड़ दीजिएगा और इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप पे आप डीपी चेंज करते हैं, डीपी याद रखिएगा डोपामाइन, पार्किंसन डिज़ीज़। ये आपको याद रखना है, सिम्पटम याद रखना है, अल्ज़ाइमर में आपकी मेमोरी लॉस होती है। इसके अलावा साइज़ोफ्रेनिया एक होता है जहाँ पे डोपामाइन बढ़ जाता है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे पार्किंसन में कम होगा और साइज़ोफ्रेनिया में इंक्रीज़ होगा, बस इतना चार्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी डायबिटीज़ के बारे में आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता रखा है, बाकी इसको आराम से चेक कर लीजिएगा। बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्लोराइड आयन के चैनल्स में प्रॉब्लम आती है, याद आया? और ये जो है ये आप इसको सर्च करके इसको गूगल पे देख लीजिएगा, ये कौन-सी डिज़ीज़ है, क्या इसका कार्य है, लेटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था, बाकी इन चीज़ों को अब आपको क्या करना है, डेली रिकॉल करते रहना है, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आज समझ लिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन्स थे जिसको हमने देख लिया, बाकी इस तरीके से वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, राइट? और ऐसे आपको अपनी चीज़ों को याद करते रहना है, एक आप चीज़ों को बना लीजिएगा, ठीक है? नोट्स बनाते जाइए और इन चीज़ों को करते जाइए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये एफर्ट अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी